हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री का मॉडल सेट 1 का सेक्शन ए का सॉल्यूशन को देखा। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट पेपर 1 का सेक्शन बी के सॉल्यूशंस को देखेंगे, है ना, और दोनों मीडियम में इसको समझेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। एफएम यानी फुल मार्क्स 35, सेम चीज, नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 घंटा शो कर रहा है लेकिन है वो केवल 1 घंटा। आइए बढ़ते आगे। सेक्शन बी, ये आपका 7 क्वेश्चन जिसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चन करना है, आप लगा लोगे और गुने 3 मार्क्स। अब तो आपको याद हो गए होंगे सारे पैटर्न्स। डिराइव क्वेश्चन अब आया, ये देखिए, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड डेल यू। डेल एच इंथैल्पी परिवर्तन, डेल यू आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। तो पहला लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का यानी उष्मागति का पहला नियम क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जितना वर्क डन हुआ और जितना उष्मा है उस सबका टोटल जोड़ होगा, वही उसका चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। क्लियर? एट कांस्टेंट प्रेशर, मान लो जो कांस्टेंट वॉल्यूम जब होगा तो W क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ओरिजिनल हमको मिल नहीं पाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर मान लेते हैं, नियत दाब पर क्या हो जाएगा? U बराबर QP माइनस P डेल V। क्यों? व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट देन द वॉल्यूम विल डिक्रीज। PV इक्वल्स टू क्या है? RT, है ना। ठीक है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 होगा। तो जब निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज किया, तो वॉल्यूम जब डिक्रीज किया तो क्या हो जाएगा? माइनस P डेल V, यानी निकाय द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इज द माइनस P डेल V। तो अब U2 माइनस U1, डेल यू को क्या लिखोगे? U2 माइनस U1 बराबर QP माइनस P V2 माइनस V1 लिख दिए। अब QP बराबर क्या हो गया? U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। तो इंथैल्पी क्या हो जाएगा आपका? इंथैल्पी आपका क्या हुआ? H बराबर U प्लस PV, है ना, ये इंथैल्पी होता है। अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? HU प्लस PV है तो इसको H2 लिख सकते हैं और इसको H1, तो यानी क्या हो जाएगा? QP बराबर H2 माइनस H1, यानी QP बराबर क्या हो जाएगा? डेल H। अब QP जब डेल H हो गया, ठीक है, तो डेल H बराबर क्या हो जाएगा? U2 प्लस PV2 होगा। डेल H बराबर यहाँ पे ये QP की जगह पर क्या हो जाएगा? डेल H। तो डेल H बराबर क्या हो जाएगा? U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। तो क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस V1। तो क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1 यानी डेल U और ये P डेल V, ये क्या हो जाएगा? डेल H। तो डेल H बराबर डेल U प्लस P डेल V। क्लियर है? तो ये आपका फाइनल इक्वेशन प्राप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, which out of NH3 and NF3 has higher dipole moment and why? NH3 और NF3 में डाइपोल मोमेंट किसका होगा और क्यों होगा? तो डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो अधिक होता है किसका? NH3 का। किससे? NF3 से। क्यों होता है? दिस इज बिकॉज in case of NH3 the orbital dipole due to the lone pair is in same direction as the resultant dipole moment of NH bond, ठीक है, whereas NF3 in the orbit dipole is in the direction opposite to the resultant dipole moment of the 3NF bond.
द ऑर्बिटल डाइपोल बिकॉज ऑफ द लोन पेयर डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ द रिजल्टेंट एनएफ मोमेंट विच रिजल्ट्स इन द लो डाइपोल मोमेंट। समझ लो, समझना क्या है, ये तो लिखा हुआ है, वो आप देख लोगे, अपने लैंग्वेज में भी लिखने का प्रयास करोगे जो समझा रहे हैं। यहाँ पे NH3 है, तो डाइपोल मोमेंट कहाँ, पॉजिटिव से इधर जा रहा है N की तरफ, इसका भी डाइपोल मोमेंट NH का कहाँ जा रहा है N की तरफ। जहाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वहाँ पे गड़बड़ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से भागा, N की तरफ गया, H कहाँ गया, N की तरफ गया। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, समेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन लोग का समेशन हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे F जो है वो क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी क्या है, कम है, सॉरी अधिक है F की, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, F की तरफ, और रिजल्टेंट डाइपोल तो N से भागेगा। तो रिजल्टेंट डाइपोल से बाकी सारे डाइपोल्स जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जो डाइपोल हो जाएगा जो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये घट जाएगा ना। ये क्या हो रहा है, जुट जा रहा है इसमें, और ये इसमें क्या हो रहा है, घटने लगेगा। जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिजल्टेंट डाइपोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट NF3 का कम होता है। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है ये आप देख लोगे, लेकिन आपको लिखना क्या है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है NH में, H इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन N, तो क्या हो जाएगा कि N की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी उसकी, जिसके चलते जो रिजल्टेंट होगा वो सम हो जाएगा। लेकिन F इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन N, इसलिए उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, F की तरफ हो जाएगी, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना ही लिखना है आपको। हिंदी में क्या लिखना है कि जो H की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ना, वो क्या है, वो क्या है, अधिक है, कम है N से, इसलिए उसका जो दिशा होता है किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का, वो परिणामी दिशा के साथ होता है, जिसके कारण उसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन F का चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है ना, इसलिए वो उसकी दिशा जो होगी किसकी, द्विध्रुव आघूर्ण की, वो उसके क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में हो जाएगी। किसके, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसकी द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है NF3 की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अर्नियस कंसेप्ट। अर्नियस संकल्पना के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित करें। तो अम्ल क्या है, अम्ल वह, एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीजेस H एटम्स ऑन डिसोसिएशन, या फिर व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब डिसोसिएट हो जाएगा, जब टूटता है तो क्या देता है, H प्लस आयन, तब हम उसको बोलेंगे कि वो एसिड है। ये किसके द्वारा है, अर्नियस के द्वारा। अब बेस वो है जो डिसोसिएट होकर के क्या दिए, OH माइनस आयन दे, तो हम बोलेंगे कि वो बेस है। हिंदी में क्या बोलेंगे, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद क्या देता है, H प्लस आयन देता है, उसे अम्ल बोलते हैं। और क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन देता है। क्लियर है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, PbX2 इज मोर एसिडिक देन PbX4। PbX2 जो है वो ज़्यादा अम्लीय होता है किसके, PbX4 के। तो PbX2 जो है, X2 यानी X कुछ भी हैलोजन है ना, तो हैलोजन यानी आपको पता होगा, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो ये हैलोजन है। तो यहाँ पे अब ये क्या है, मोर एसिडिक होता है। ये क्वेश्चन आखिर क्यों पूछा जा रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है कि इसमें Pb का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, वो कितना है, 2 है, और इसमें Pb का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना है, 4 है।
फिर भी ये 2 वाला जो है वो ज़्यादा एसिडिक अम्लीय है। क्यों है? क्योंकि इसमें पीवी जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट, किसके कारण? इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है? जो एस इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट नहीं करने देता है बॉन्डिंग में, है ना, ठीक है, आबंध में उसको भाग लेने नहीं देता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो +2 है, यानी पीवी जो है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और जिसका कंजुगेट बेस जो है, ठीक है, वो अधिक होता है, वो ज़्यादा एसिडिक होता है। जिसका कंजुगेट बेस अधिक स्टेबल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या है? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4 एंड वी नो दैट which is more stable conjugate base is more acidic, so PbX2 is more acidic than PbX4। क्या कह रहा है? कि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण PbX2 जो है वो ज़्यादा स्थिर है, किससे? PbX4 से, है ना। और हम जानते हैं कि जिसका अधिक स्थिर संयुग्मी क्षार होता है वह अधिक अम्लीय होता है, इसलिए PbX2 PbX4 की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? कार्बन शो करता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी बट लेड डज नॉट। कार्बन जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर देता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? लॉन्ग चेन बनाने की गुण, है ना। तो वो शो करता है, लीड नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि सीसी बॉन्ड जो होता है, सीसी आबंध जो होता है वो पीबी आबंध से मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए उसकी टेंडेंसी है भाई लंबा खिंचाएगा, है ना, लंबा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। हायर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्गर सीसी बॉन्ड देन पीवी बॉन्ड्स, कार्बन हैज मोर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन लेड। यानी हिंदी में देखिए, सीसी बॉन्ड पीपी बॉन्ड के से मजबूत होता है, अतः कार्बन में सीसे की तुलना में कैटिनेशन की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट्स। ग्रेफाइट जो है उसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब क्या है? जैसे क्या है, बॉल बियरिंग देखे हो ना, छारा गोटी देखे हो ना साइकिल में, तो उसमें क्या तेल डालते हैं ना हम लोग। कोई भी रोटेटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं, ताकि उसी को बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, है ना। तो यहाँ पे लुब्रिकेंट्स ग्रेफाइट होता है, तो सॉलिड या सूखा हुआ लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। ये कब होगा? जब इसको फैलने की क्षमता होगी इसमें, यानी ये लेयर बाय लेयर इसको होना चाहिए। क्लियर है? लेयर के फॉर्म में रहे, तो यही गुण होना चाहिए। तो यही गुण है, तो ग्रेफाइट के पास ये गुण है कि ग्रेफाइट क्लिप्स इजिली बिटवीन द लेयर्स एंड देयरफॉर इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। स्लिपरी भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, इसी के रीजन के कारण ग्रेफाइट को ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट की परतों में तल के आसानी से तोड़ा जा सकता है, यही कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है। और मुलायम और चिकना होने के कारण उसको शुष्क और स्नेहक रूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद आपको आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को हूबहू उसी अपने शब्दों में इसको लिख देना है। कोई जरूर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल राइट इन द बुक्स लैंग्वेजेस, ठीक है। आपको जो अपना लैंग्वेज अच्छा लग रहा है, जो आपको अपनी भाषा पसंद है, उसी भाषा में आप आराम से उसको लिखते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द फॉलोइंग अंडरलाइंड एलिमेंट्स। निम्न रेखांकित तत्वों के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान ज्ञात करें। ये क्या है? KMnO4। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए क्या होना चाहिए? जो रेखांकित है उसको मान लेंगे x और बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 और K का कितना होता है? +1। तो +1 और तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, फिर से बनाने की क्या जरूरत है। K है तो K का क्या है? 1 हो गया, +1। Mn का x हो गया
और 4 इसका नंबर ऑफ एटम कितना है 4, 4 है ना परमाणु की संख्या, तो 4 गुने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 हो गया। तो 4 दूनी के 8 -8 और ये +1, तो 1 + x - 8 बराबर 0, x - 7 बराबर 0, x बराबर 7। क्लियर है? तो Mn का कितना हो जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन संख्या 7। फिर H2SO7 का देखिए, H का कितना होता है +1, सल्फर का निकालना है तो इसको x मान लिया और इसका क्या हो जाएगा -2, तो +1 गुने 2 तो 2 हो जाएगा, +1 इसका ये x मान लिए, इसका हम लोग -2 मान लिए, तो क्या हो जाएगा H2 है तो 2 हो जाएगा, 2 × 1 प्लस H2 है तो ये 2 × x हो जाएगा, और SO7 है तो 7 × क्या हो जाएगा -2 यानी -14 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 2x - 12 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर 6, तो यानी एस का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है H2O2। अब H2O2 में किसका निकालने के लिए ऑक्सीजन का कर दिया, ऐसे ऑक्सीजन का आपका क्या पता है -2 होता है, तो सीधे आप लिख दोगे -2, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ऑक्सीजन का कह रहा है तो आप इसको एच को देख लोगे, है ना। एच क्या कहेगा कि एच का आपका कितना हो जाएगा +1, तो एच का +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 × 2 क्या हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन का x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -2, x बराबर -1, यानी पेरोक्साइड के फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है -1। पेरोक्साइड रहेगा तब भी -1, सुपर ऑक्साइड रहेगा तब भी -1। क्लियर है? तो ये आप ऑक्सीजन का बस ये एक्सेप्शन है उसका, केमिस्ट्री यानी एक्सेप्शन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। किसी यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी है, एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या चाहिए हम बता रहे हैं, बस इसको देख लो, बाकी याद तो यहाँ करना ही है। एरोमेटिक के लिए होना चाहिए आपको पहला चीज कि साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक हो गया, खुला नहीं रहा है, साइक्लिक है, चेन उसी टाइप से। अब साइक्लिक का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक छोड़ करके डबल बॉन्ड है। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये साइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड यहाँ है, एक छोड़ करके एक है, तो अगर हम यहाँ से शुरू कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, तो बोथ ऑफ देम विल बी द एरोमेटिक ऑफ द एरोमेटिक एंड बोथ ऑफ देम इज द सेम कंपाउंड। दोनों क्या है सेम कंपाउंड है ना, सेम यौगिक है, एक ही यौगिक है। ठीक है, इसलिए ये क्या है साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए प्लानर, यानी एक ही तल पर है, एक ही प्लानर तो ही ये है भाई, एक ही तल पर है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि उसको हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा 4n+2, 4n+2। कितना डबल बॉन्ड है 1 2 3 है ना, तो पाई यहाँ पे कितना है 1 2 3, 3 को पाई बॉन्ड हो गया, तो 3 पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर n कितना है 1, n कितना है 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 4n+2, यानी 4 × 1 + 2 यानी क्या हो जाएगा 6। तो 6 क्या है यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है 3 गो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, तो 6 आया ना। ठीक है, यानी एक अगर कंपाउंड है n बराबर 1 है तो उसमें कितना होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन 6 होना चाहिए, तब वो क्या होगा एरोमेटिक होगा। ठीक है, आंसर लिखा हुआ है चक्रीय यौगिक तलीय होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कल का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। डिफाइन द टर्म हाइब्रिडाइजेशन, राइट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन इथेन। संकरण को परिभाषित करें और इथेन में कार्बन के संकरण को लिखें। संकरण क्या है
एनसीईआरटी फॉलो करिए। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो एज टू redistribute their energies resulting in the formation of new set of orbitals equivalent energies and shapes। यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करना है जिसका डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है ना, उसको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और जब मिक्स होने के बाद तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन जाएगा जो कि ये इन सब के एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा और इन्हीं के जैसा शेप होगा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। यानी समान ऊर्जा वाले कक्षकों को आपस में मिलाकर के ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा समान ऊर्जा और आकार वाले कक्षकों का निर्माण कराने की प्रक्रिया ही संकरण कहलाती है। क्लियर है? समझ भी गए होंगे आप, अपनी भाषा में लिख भी देंगे इसको। अब क्या कह रहा है कि भैया कार्बन इथेन में दिखाइए। तो इथेन में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है। अब sp3 जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो टेट्राहेड्रल होता है शेप। अब sp3 में क्या है, कार्बन C डबल बॉन्ड C H, एक मिनट, H H H H H और H, क्या क्या लिख देना है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा किसके, कार्बन कार्बन, सॉरी C2H6 है यानी अल्केन है, यानी सिंगल बॉन्ड यहाँ पे ना, ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। और किसके किसके बीच में होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, ये सेम स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बना देंगे। कैसे बना देंगे, देखिए भाई, थोड़ा सा अब इसको मिटाएंगे तो मिट जाएगा। चलिए यहाँ पे है बना हुआ, इसी को देख लेते हैं। तो आपको बनाना कैसे है, ये sp3 ये S गोला क्या है, S को प्रदर्शित करता है और P को प्रदर्शित करेगा इस टाइप से, इस टाइप से। ये क्या है, P को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? तो sp3C और H के बीच में, तो देखो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, यहाँ पे बनाते हैं। एक, दो, यहाँ पे बनाओगे, इसको इधर से ले जाओगे, है ना, ठीक है, इस टाइप से यहाँ, ठीक है, यहाँ पे 3 H लगा दोगे, 1 1 और 3, फिर इस टाइप से और इस टाइप से, ये CC बॉन्ड के बीच में हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया। अब फिर यहाँ पे वही सेम चीज़ इस तरह से जो बना हुआ है, फिर नीचे जाएगा और एक साइड में जैसे जाए, जैसे इधर किए हो उसी तरह से, है ना, इस तरह से। फिर सब में क्या हो जाएगा, H। यही आपका हाइब्रिड शेप है ना, स्ट्रक्चर है किसका, C2H6 का। क्लियर है? लिखना क्या क्या है कि one of the 4 sp3 hybrid orbital of the carbon atom overlap axially with the similar orbitals of the other atom to form sp3 sigma bond, while the other 3 hybrid orbitals of the each carbon atoms are used to forming sp3 s sigma bond with the hydrogen। वही चीज हुआ, मतलब 4 गो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का, उसमें से एक जो है वो एक्सियली सीधा अपना कार्बन के साथ बना रहा है, सेम के साथ है, और दूसरा किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। 3 गो जो बचा वो किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। यानी sp3 हो गया कार्बन का, तो sp3s हाइड्रोजन के साथ 3 गो बनाएगा,
और एगो sp3 इसका और एगो sp3 इसका आपस में बनाएगा। क्लियर है? यही हिंदी में लिखना है कि कार्बन परमाणु के 4 sp3 संकर कक्षकों में परमाणु से एक अन्य कार्बन परमाणु के एक संकर कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा sp3 सिग्मा बॉन्ड आबंध बनाते हैं, जबकि प्रत्येक कार्बन परमाणु के अन्य 3 sp3 संकर जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षकों के साथ मिलकर के sp3 और s सिग्मा आबंध बनाते हैं। ये लिखना है। अगर मान लो यहाँ पे sp2 रहता तो sp2 लिख देता। लिखना ऐसे ही है। अगर मान लो पूछ देता C2H4 तो sp2 होता। क्लियर है? अब बाकी जो बचा वो बनाएगा दो के साथ, है ना, जिस तरह से होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये था आपका सेक्शन बी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।